students, good morning all of you. कैसे हैं आप लोग? आपको पता है कि अभी 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्रमशः नए नए टॉपिक के वीडियो आपके बीच अपलोड किया जा रहा है और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा गया था तो उस पर टॉर्क लगता था, बल आघूर्ण, और उसका हम लोग ने एक्सप्रेशन पढ़ लिया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि जब आप किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को ले जाते हैं और उसको आप रोटेट करते हैं तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ता है। तो आज इसका क्लास है। बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, बेहतर तरीके से समझिएगा और फायदा ही करेगा। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सबसे पहले मैं पिछले क्लास को थोड़ा बात कर लूं। पिछले क्लास में मैंने देखा था कि जब आप किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को ले जाते हो, डायपोल को ले जाते हो, तो उस पर फोर्स का कपल वर्क करता था, बल युग्म काम करता था और बल आघूर्ण उत्पन्न होता था, जिसका फॉर्मूला था Pe sin थीटा। आपने देखा था ये फॉर्मूला, आपने देखा था टाउ का, टॉर्क का, द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है, इसका ये फॉर्मूला था Pe sin थीटा। तो थोड़ी सी बात के क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं एक बात पहले पूछूंगा आपसे कि कल जो आप देखे थे, ये बताइए कि द्विध्रुव जो विद्युत क्षेत्र में रहता है उसकी सामान्य स्थिति क्या है, वो किस तरह रहना चाहता है। तो आपका जवाब आएगा, पिछले क्लास को यदि आपने बेहतर तरीके से समझा होगा तो आपका जवाब आएगा कि सर द्विध्रुव हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहना चाहता है, यानी अस्थाई साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होता है कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है और फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी पिछले क्लास से हमको ये पता चल गया था कि जब आप द्विध्रुव को किसी प्रकार रोटेट कर देते हैं, किसी प्रकार घुमा देते हैं, तो वह अंत में आएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आएगा, जिसको आप लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते थे। क्लियर? यानी विद्युत द्विध्रुव हमेशा जो रहेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में रहता है, हमेशा चाहता है कि यह इसी डायरेक्शन में रहा। इसको अस्थाई साम्यावस्था बोला जाता है, यही संतुलन का अवस्था है, बैलेंस कंडीशन। अब इसको रोटेट कराना, घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर फोर्स और इधर फोर्स, ऐसे होगा ना। घुमाने के लिए देखिए ये फोर्स और ऊपर फोर्स लगेगा तो ये रोटेट होगा। रोटेट करोगे, छोड़ दोगे तो डायपोल फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में डायपोल का है। अब आप इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे।
रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे, दो फोर्स लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और ये इधर लगाएंगे, तो ये रोटेट होगा। तो यानी आपने फोर्स का कपल लगाया, यानी आपने टॉर्क लगाया। कितना टॉर्क लगाया, यदि थीटा एंगल से रोटेट किया तो आपने टॉर्क क्या लगाया, पीई साइन थीटा। इसका एक्सप्रेशन आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो आप अपने सामने कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि जो नोट करने वाले चीज़ हो उसको नोट भी करते जाए और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं लगातार आपके बीच नए नए टॉपिक को लाता रहूँगा। तो यहाँ आपने देखा कि द्विध्रुव किस अवस्था में था, साम्यावस्था में। साम्यावस्था को समझे है ना, यह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहना चाहता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है और फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस डायपोल को घुमाना है। देखिए पहले डायपोल किस पोजीशन में था, ए बी पोजीशन में था। ए बी पोजीशन में था यानी एंगल कितना था बताइए, 0, क्योंकि फील्ड लाइन और डायपोल मोमेंट और फील्ड लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो थीटा कितना था, 0। थीटा कितना था, 0। अब आपने इसको कुछ एंगल से घुमाया। आप जब इसको कुछ एंगल से घुमाएंगे तो दो फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स इधर लगेगा और ये वाला फोर्स इधर लगेगा, यानी फोर्स का कपल लगेगा। देख पा रहे हैं आप, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हुआ, यानी फोर्स का कपल लगा, बल का जोड़ा, युग्म। तो इस पर टॉर्क लगा। यदि आपने थीटा एंगल से घुमाया तो टॉर्क लगा पीई साइन थीटा। तो यह देखना है कि इसको रोटेट करने के बाद, इसको घुमाने के बाद हम कार्य कितना किए, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज हमको निकालना है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र ये मैंने बता दिया है आपको, तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब आप द्विध्रुव को घुमाते हैं तो आपने कार्य कितना किया, तो ये हमको निकालना है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए द्विध्रुव का नाम क्या है, ए बी। ये सबसे पहली स्थिति है द्विध्रुव की, ए बी। और आप जानते हैं कि द्विध्रुव के एक इन पॉइंट पर निगेटिव चार्ज होता है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक द्विध्रुव आपने ए बी लिया, एक इन पॉइंट पर निगेटिव और एक इन पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने क्या कहा कि माना कि द्विध्रुव ए बी को विद्युत क्षेत्र ई में साम्यावस्था में रखा जाता है, और मैं जानता हूं कि द्विध्रुव को आप कैसे यूं घुमा दीजिए, किसी प्रकार से द्विध्रुव को रोटेट कर दीजिए, वो हमेशा अंततः आएगा तो आएगा द्विध्रुव की दिशा में, ठीक है ना। तो द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब द्विध्रुव को रखा गया तो इस अवस्था को इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्यावस्था कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि माना कि विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र ई में साम्यावस्था में स्थित है। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। माना कि विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र ई में किस अवस्था में है, साम्यावस्था में है। द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट क्या है, पी है, पहले से जानते हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वेक्टर पी। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर पी। द्विध्रुव को किस अवस्था से, बताइए इस अवस्था को क्या बोले, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेट। द्विध्रुव को साम्या अवस्था से थीटा कोण घुमाकर किस स्थिति में लाया, ए डैश बी डैश।
द्विध्रुव को डायपोल को इक्विलिब्रियम स्टेट से थीटा कोण घुमाकर नई स्थिति क्या है देखिए तो a डैश b डैश में लाया जाता है। ठीक है, अब जब आप इसको लाइएगा तो बल लगाइएगा कि बल आघूर्ण लगाइएगा? बल आघूर्ण लगाइएगा, टॉर्क लगाइएगा। कोई भी जैसे ये स्थिर है, घूमेगा कब? अब ऐसे लगा देंगे तो घूमने लगेगा, ये चलेगा। घूमेगा कब? रोटेट कब करेगा? इधर आपने अपवार्ड किया और इस पार्ट को आपने डाउनवर्ड किया, इसको आपने ऊपर उठाया और इसको आपने नीचे उठाया तो ये रोटेट करेगा। यानी घूमने के लिए बल आघूर्ण चाहिए, चलने के लिए बल चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, घूमने के लिए बल आघूर्ण और चलने के लिए बल। यदि लीनियर मोशन हो तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन कार्य। और यदि रोटेशनल मोशन हो, घूर्णन गति हो तो वर्क डन बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझिए, चला तो बल लगा, बल लगा तो विस्थापन हुआ। ठीक, घूमा बल आघूर्ण लगा और बल आघूर्ण लगा तो विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन, उसने कुछ कोण बनाया ना। यहां यह विस्थापित हुआ कि कोणीय विस्थापित हुआ? आप खुद सोचिए, कोण हुआ ना, कुछ एंगल पे ये रोटेट किया। तो इसका अर्थ है कि यदि घूमेगा तो वर्क डन क्या होगा? बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब चलेगा तो बल गुने विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ब्रेन में गया ना, ब्रेन में रखिए। चला तो बल लगा और विस्थापन हुआ, बल गुना विस्थापन। घूमा बल आघूर्ण गुना कुछ कोण से घूमा तो वो कोणीय विस्थापन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। तो हमने ए बी साम्यावस्था की स्थिति से द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाकर नई स्थिति ए डैश बी डैश पर लाया। चलिए, तो घुमाने में कितना कार्य होगा ये निकालना है। तो अब लैंग्वेज आपका क्लियर हो गया कि द्विध्रुव ए बी है, देख सकते हैं द्विध्रुव ए बी है, जिसे कहां रखा गया है? विद्युत क्षेत्र ई में। कहां रखा गया है? विद्युत क्षेत्र ई में। किस अवस्था में? साम्यावस्था में रखा गया है। हमेशा द्विध्रुव चाहता है साम्यावस्था में रहना। द्विध्रुव को जो घुमाया उसको आपने कितना कोण से घुमाया? थीटा कोण से। किस स्थिति में लाया? ए डैश बी डैश की स्थिति में लाया। ठीक है, लैंग्वेज पे भी नजर होना चाहिए। और अब देखिए, तो घूमेगा तो कैसे घूमेगा? बल आघूर्ण लगेगा, यानी टॉर्क लगेगा। इस पर बल आघूर्ण कितना लगता है? टाउ। फॉर्मूला, यदि थीटा से घुमाया तो पीई साइन थीटा। पी क्या है? डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए तो ब्रेन में इसको रखिएगा और घुमाने में वर्क डन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा इस पर नजर देंगे और बहुत ही आसान तरीका से मैं समझाऊंगा, इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा बताइए, जब आप घूम रहे हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था घुमाइएगा तो वर्क डन क्या होगा? टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। यदि मैं किसी वस्तु को बल लगाकर आगे की ओर गति कराऊं तो वहां पर वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि घूमेगा तो घूमेगा कब? जब बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण गुना वहां विस्थापन हुआ था रेखीय, यहां होगा कोणीय, जितना कोण से घूमा। ठीक है ना? तो ब्रेन में बैठा लीजिए एक फॉर्मूला, ये पी साइन थीटा बल आघूर्ण का, और वर्क डन जो निकलेगा वो निकलेगा बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। ठीक है, चलिए ये ब्रेन में है ना कि पहले कितना एंगल पे था?
0 डिग्री पर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था। 0 से आपने इसको कहाँ ले गया, थीटा तक। 0 से थीटा यानी वर्क डन जो निकालना है 0 डिग्री से थीटा तक, 0 डिग्री से थीटा तक, ब्रेन में रखिएगा। यानी शुरू में एंगल कितना था 0, लास्ट में एंगल कितना हुआ थीटा, यानी 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक ले जाने में वर्क। अच्छा, सबसे पहले 0 डिग्री से स्मॉलेस्ट एंगल मान लीजिए डी थीटा, कि डी थीटा तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बताइए। टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, डी थीटा स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल का शॉर्टेस्ट फॉर्म, सबसे अल्पांश कोण, छोटा कोण घुमाने में छोटा कार्य। नहीं, जब डी थीटा होगा तो वर्क क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा टाउ डी थीटा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा टाउ डी थीटा। और 0 डिग्री पर था तो वर्क डन नहीं, बताइए इस जगह था कोई काम करना पड़ा क्या, नहीं, यहां तक लाने में काम करना पड़ा, यानी 0 डिग्री पर वर्क डन 0 था और थीटा डिग्री पर वर्क डन डब्ल्यू हो गया, तो इधर लिमिट हो जाएगा 0 टू डब्ल्यू, उधर हो जाएगा 0 टू थीटा। कुछ आ रहा है ब्रेन में? अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, कुछ देर के बाद मैं समझाऊंगा आपको, अभी बिल्कुल अस्थिर से रहिए। क्या बोला अभी बताइए, पहले एंगल कितना 0, 0 से घुमाते 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 कहां तक लाया थीटा। जब बताइए इस जगह था कोई वर्क डन नहीं, यहां से जब हटेगा तब तो काम करना पड़ेगा, यहां तो स्थिर रहता है, यहां आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, स्थिर रहता है। आप ऐसे ही घुमा के छोड़ दीजिएगा लास्ट में वही आएगा वो, तो यहां पे तो स्थिर है, तो इस समय एंगल 0 तो वर्क डन 0, तो जब थीटा 0 तो वर्क डन 0, और जब एंगल थीटा हुआ तो वर्क डन डब्ल्यू होगा, तो वर्क डन में लिमिट 0 टू डब्ल्यू और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू थीटा। लिमिट का बात क्लियर हो गया? अभी उसी चीज का मैं बात करूंगा। तो इसको घुमाने में टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। जिस समय ये स्थिर था उस समय एंगल 0, यह जब घूमेगा तो वर्क डन होगा। घूमेगा कब? जब उस पर बल आघूर्ण लगेगा, बल नहीं बल आघूर्ण लगेगा तो घूमेगा टॉर्क। तो बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्लियर? अब मैंने पहले क्या किया कि इसको शॉर्टेस्ट एंगल पे घुमाया, छोटे कोण पर घुमाया, छोटा कोण डी थीटा। अच्छा, जब आप 0 पर थे यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में थे, द्विध्रुव को रखे थे, तो उस समय वर्क डन कितना था 0, नो वर्क डन। अब जब आप इसको थोड़ा सा कोण पे घुमाइएगा तो थोड़ा सा वर्क, और जब पूरा थीटा तक घुमाइएगा तो पूरा वर्क होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा अल्पांश के लिए डिफरेंशिएट डी, तो यदि एंगल छोटा हो तो डी थीटा, और जब डी थीटा एंगल हो तो कार्य भी छोटा, तो यहां पर अल्पांश कार्य यानी शॉर्टेस्ट वर्क, स्मॉलेस्ट वर्क डन। स्मॉलेस्ट वर्क डन क्यों? स्मॉलेस्ट वर्क डन क्यों बताइए? स्मॉलेस्ट वर्क डन इसीलिए क्योंकि एंगल स्मॉलेस्ट है, थीटा देखिए डी थीटा लगाया है, तो स्मॉलेस्ट वर्क डन जो होगा वो डी डब्ल्यू होगा। और डी डब्ल्यू अभी आपने क्या पढ़ा है? बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन, याद रखेंगे। घुमाने में कार्य, चलना और घुमाना अलग अलग चीज है। घुमाने में कार्य जो होता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। ठीक है, चलिए तो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की बात आगे बताते हैं। जरा बताइए टाउ क्या है? डी डब्ल्यू समझ में? डब्ल्यू वर्क डन और डी डब्ल्यू स्मॉलेस्ट वर्क डन। स्मॉलेस्ट वर्क डन क्यों?
क्योंकि छोटा कोण पे घुमाया। जब आप छोटा कोण पे घूमे तो छोटा कार्य, पूरा कोण पे घूमते तो पूरा कार्य होता। तो डी डब्ल्यू टाउ क्या है देखिए, पीई साइन थीटा और स्मॉलेस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब बताइए डी डब्ल्यू से डब्ल्यू कैसे निकालते हैं? दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने स्टार्टिंग क्लास में समझाया है कि dx का इंटीग्रेट करो तो x मिलता है, तो dw का इंटीग्रेट करो तो w मिलता है। लेकिन अभी एक चीज मैंने लिमिट के बारे में आपको बताया था, बताइए जब 0 डिग्री हो तो वर्क डन 0, वर्क डन 0, ठीक है, और थीटा हो तो वर्क डन W, यानी वर्क के लिए 0 to W और एंगल के लिए 0 to थीटा। यह लिमिट हो गया कि सब शुरू में एंगल कितना 0 और बाद में एंगल थीटा, तो 0 एंगल था तो वर्क 0 और थीटा एंगल हुआ तो वर्क W। लिमिट के लिए दिमाग में रख लीजिए इस चीज को, लिमिट के लिए बहुत आसान तरीके से समझाया कि ऐसे रखा हुआ है तो कार्य नहीं हुआ, आतरा थीटा पे चला गया तो कार्य हो गया। हाँ, तो 0 पर 0 वर्क, थीटा पर W वर्क। तो डी डब्ल्यू से W निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, दोनों तरफ निश्चित समाकलन, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, याद रखेंगे इंग्लिश मीडियम में, डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट रखा जाता है। ये इंटीग्रेशन का साइन, किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। डी डब्ल्यू, बताइए डब्ल्यू की लिमिट 0 एंगल पे 0, थीटा एंगल पे डब्ल्यू, तो लोअर लिमिट हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया डब्ल्यू। बहुत अच्छा, इधर भी इंटीग्रेशन कीजिए, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। बताइए पहले एंगल कितना 0, 0 पर 0 वर्क और फिर एंगल कितना हुआ थीटा, तो थीटा पर W वर्क, तो W का लिमिट हुआ 0 to W और थीटा का लिमिट हुआ 0 to थीटा। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, बहुत आसान, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dw w, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw जो है वो w हो जाएगा। अच्छा, इसमें बाहर कीजिए, पीई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 to थीटा, यहां लिमिट रखे, लिमिट रखने का नियम क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रखा गया। अच्छा, यदि आप यहां नहीं समझे हैं, कौन सा फॉर्मूला सेट किया? इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू w, और यहां पर एक याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, हालांकि बहुत बच्चे जानते होंगे, साइन थीटा डी थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, तो लिमिट हो गया 0 to थीटा। अब यहां पे भी आप लिमिट बैठा दीजिए, पहले अपर माइनस लोअर, तो W माइनस 0 W, ये तो W हो गया, PE, चलिए यहां भी लिमिट बैठाइए, माइनस कॉस, अपर लिमिट क्या है? थीटा, तो अपर लिमिट थीटा, पहले ऊपर वाला, फिर माइनस कॉस 0, क्या किया देखिए, पहले अपर लिमिट, यहां भी वैसे किया था ना, पहले अपर W माइनस लोअर 0। अब यहां जब इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो अब लिमिट बैठाइए, अब पहले ऊपर तो माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे माइनस कॉस 0 और बीच में क्या होता है? माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट क्या हो गया? माइनस कॉस 0 और बीच में माइनस। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, W तो W, PE
माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस और कॉस जीरो। जरा बताइएगा कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है ना, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है ना, साइन 90 1, कॉस जीरो 1, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही वर्क डन है किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने पर। दैट इज द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें आप कंडीशन देख लीजिएगा कि जब आप 0 डिग्री पर रखे हैं तो वर्क डन होगा, पहले से आप जान रहे नहीं होगा। इससे भी देख लीजिए cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 कैंसिल्ड आउट यानी 0, तो वर्क डन नहीं होगा। 90 पर cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 0 होता है। cos 90 जब 0 होगा तो 1 माइनस 0 1 और 1 इंटू पीई यानी 90 डिग्री पर जाएगा तो वर्क डन पीई होगा। जब 180 पर जाएगा cos 180 की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पीई वर्क डन होगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी फंसता है, उस पॉइंट्स को भी अभी हम देख लेंगे। तो आपने वर्क डन पढ़ा भी पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा इससे 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसको समझ लीजिए कि जब आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा तो वर्क डन कितना होगा, यानी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो वर्क डन कितना होता है बताइए। जब यह डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो एंगल कितना थीटा, यानी जब इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे हैं तो एंगल आपका थीटा। तो थीटा की जगह पे 0, एंगल 0 है तो थीटा की जगह पे 0, तो थीटा के जगह पे आपने रखा cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 माइनस 1 0, तो पीई इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। यानी जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है तो कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, पहला क्लियर पॉइंट्स। दूसरा, जब आप द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से घुमाकर लंबवत कर दिए, परपेंडिकुलर कर दिए, तो बताइए थीटा कितना 90। तो दूसरा कंडीशन है कि जब द्विध्रुव को लंबवत घुमाया जाता है, जब द्विध्रुव को कैसे घुमाया गया लंबवत, परपेंडिकुलर, रोटेट्स नॉर्मली, तो एंगल इक्वल्स टू 90, तो थीटा 90, तो फॉर्मूला तो वही है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखा 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1 माइनस 0 1, तो वर्क डन कितना होगा Pe। 2 क्वेश्चन क्लियर। पहला क्या था कि जब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव को रखते हैं तो कार्य आपका 0 होता है, यानी वहां कार्य नहीं किया जाता है। जब आप लंबवत घुमाते हैं तो लंबवत घुमाने में कार्य Pe, और जब आप द्विध्रुव को लंबवत रखकर घुमाकर विपरीत दिशा में कर देते हैं, यानी द्विध्रुव ऐसे था, आपने इसको रोटेट करते 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 यहां लाया तो परपेंडिकुलर गया तो Pe, और फिर रोटेट हुआ तो Pe, तो Pe 2Pe। देख सकते हैं आप, जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाया जाता है, विपरीत घुमाया गया तो एंगल कितना 180, एंगल कितना हो जाएगा 180, 180 डिग्री, तो थीटा की जगह पे रख दिया 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1।
cos 180 का वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 + 1 2, 2 इंटू पीई 2पी। तीनों पॉइंट क्लियर। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, इसलिए ब्रेन में रखिए कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो कार्य नहीं होगा, वर्क डन 0। जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो कार्य पीई होगा। जब द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखेंगे तो कार्य 2पी होगा। तो मैं आशा करता हूं आप इसको रिवाइज कीजिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।